हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ एनएमटीसी स्टेज 2 के प्राइमरी लेवल का जो हमारा पेपर है 5th 6th का उसको डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो आपका पेपर जो था मॉडरेट था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था उसमें, है ना। तो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। एट 3 डिजिट नंबर ऑफ ए डिफरेंट डिजिट, आपको एक 3 डिजिट नंबर लेना है, डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए उसमें से, किसकी? 1, 3, 5 एंड 7। इनमें से आपको क्या करना है, 3 डिजिट्स लेनी है और उनमें 3 डिजिट नंबर आपको एक फॉर्म करना है, ठीक है। और कितने कितने डिजिट कितने नंबर आप बना सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ बनाई हुई है, ठीक है। अब आगे बोला गया है इफ वी मल्टीप्लाई द 3 डिजिट नंबर बाय द लेफ्ट ओवर। अब आप 4 डिजिट में से 3 डिजिट नंबर बनाना चाह रहे हैं तो एक डिजिट छूट जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप इन 4 डिजिट में से एक 3 डिजिट नंबर बना रहे हो और एक जो छूट गया उनका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट डेट वी कैन हैव। तो सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा और सबसे स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो 1, 3, 5 एंड 7 इसमें से मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं कोई से भी 3 का कॉम्बिनेशन ले लूँगा, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैंने 135 ले लिया, 135 हो गया, 137 ले लिया, ठीक है, 157 ले लिया। इस तरीके से मैं जो है ये टोटल हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इतने नंबर्स मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अब इन चारों में से 3 डिजिट मैंने यूज कर ली और बची हुई डिजिट को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसमें से मुझे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट मुझे निकालना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट के लिए जो अगर मैं सबसे छोटी डिजिट में से ट्राई करके देखूं 135 जो डिजिट है हमारी, इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करना है जो डिजिट छूट गई उससे, यानी कि 7 से, तो 135 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मोर देन 700 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा डिजिट लेना है, छोटी डिजिट्स में भी ऐसी डिजिट लेनी है जो लेफ्ट ओवर डिजिट जो हो हमारी वो भी छोटी हो, ताकि जो प्रोडक्ट आए वो छोटा रहे हमारा। तो ठीक है, इसमें से मैंने 357 डिजिट जो है वो सबसे छोटी होगी और इसमें लेफ्ट ओवर डिजिट जो है वो 1 है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया हमारे पास? 357 ही आ गया। ये सबसे छोटा डिजिट होगा, सबसे छोटा नंबर होगा हमारा। और ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट के लिए हमने नंबर लिया है 531 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो डिजिट छूट गई 7 से, तो हमारे पास आया 3770, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन है। हमें इस फिगर में दिया हुआ है L1 एंड L2 आर 2 पैरेलल लाइन्स। L1 और L2 थोड़ा सा सही नहीं है, ये L2 है हमारी, ये L1 है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, A B C एंड D E F, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमसे किसकी बात की जा रही है? एंगल्स की बात करी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल का जो कोरिलेशन है वो क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये भी 60 डिग्री, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ ये भी 60 डिग्री हो गया, इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये यहाँ 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आगे बोला गया है ये ABC and DEF are placed as shown in the figure such that the angle between BC and FD, BC ये वाली जो लाइन है हमारी और FD ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है हमारे पास वो है 39 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है। अब ये साफ दिख नहीं रहा है हमें, तो ये अगर मैं यहाँ बनाऊँ आपके, तो ये L1 हो गई, ये L2 हो गई लाइन हमारी, ये BC हो गई, BC, और ये लाइन हो जाएगी FD, ठीक है। और ये DE, कुछ इस तरीके से। तो ये जो एंगल है ये 39 डिग्री दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया हमारे पास? 60 डिग्री। ये जो एंगल है
ये 60 डिग्री हो गया। और ये जो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री हो गया। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एंगल मेड बाय द साइड ED। एंगल हमसे पूछा गया है जिसकी एक साइड तो ED है विद द कॉमन परपेंडिकुलर टू दीज पैरेलल लाइन, और दोनों पैरेलल लाइन का जो कॉमन परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल लाइन का कॉमन परपेंडिकुलर ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये यहाँ भी इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा और ये इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ED और कॉमन परपेंडिकुलर लाइन जो है हमारी, इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री में से मैं बाकी के दोनों एंगल माइनस कर दूं, 120 डिग्री माइनस 39 डिग्री विच इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ 180 डिग्री माइनस 159 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 21 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास 21 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे हमारे। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये टोटल कंबाइन जो तीनों एंगल हैं हमारे वो कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, यानी कि 21 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये जो एंगल है हमारा जो हमें फाइंड करना है x, इन तीनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। तो x कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री माइनस, अब ये जो एंगल हम इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, 60 प्लस 21 81 हो जाएगा, तो इधर आके माइनस 81 डिग्री हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 9 डिग्री। तो हमारे पास जो ये एंगल आया है ये आया है 9 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शंस के बारे में जो है हमें क्वेश्चन किए गए हैं, तो इसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी पैटर्न आता है तब हम सबसे एंड से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सोल्व करूंगा 1 + 1/5। ठीक है, तो 1 + 1/5 अगर मुझे सोल्व करना है तो हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 1 + 1/5 एक हमारा इंटीजर है, एक फ्रैक्शन है। अब इसे सोल्व किया हमने, हमारा आया 6/5। तो इसकी वैल्यू आई, अगर मैं अब इसे सोल्व कर लिया तो यहाँ तक 5 + 1/4 + 1/3 + 1/2 + 1/, अब इसका सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास, 6/5। 6/5 तो 1/6/5 आया मेरे पास। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो भी है उसको आप अगर न्यूमरेटर में लेना चाह रहे हो तो उसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, है ना। तो 6/5 को कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो ये 6/5 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पूरा, इसको रफ कर देता हूँ। 6/5 की जगह मैं 5/6 लिख दूंगा। तो अब मुझे क्या सोल्व करना रहेगा, 2 + 5/6। 2 + 5/6 को सोल्व करना है, हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आया 6 हमारे पास, और 6 × 2 = 12 + 5 17। तो ये आ गया 17/6, यानी कि ये पोर्शन सोल्व होके मेरे पास कितना आ गया,
17/6। ठीक है, तो मैं इसको भी रफ करके यहाँ 17/6 लिख देता हूँ। 17/6। अब ये 17/6 जो है ये 1 के डिनोमिनेटर में है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि न्यूमरेटर में लेके जाऊँ, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाऊँगा। तो वापस से इसको रफ करके 17/6 जो है यहाँ ऊपर आएगा तो 6/17 हो जाएगा। 6/17। अब मुझे सोल्व करना है 3 + 6/17। ठीक है, 3 + 6/17 को वैसे ही सोल्व करेंगे हम जैसा करते आ रहे हैं। इसे सोल्व किया तो 57/17 मेरा आंसर आया है। तो यहाँ 57/17। ठीक है, अब क्या करना है भाई, रेसिप्रोकल लेके इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो 57/17 है तो ये 17/57 हो जाएगा। 17/57। अब बचा हुआ हम ये सोल्व करेंगे 4 + 17/57, जो कि हमारा सॉल्यूशन हमारे पास आएगा 4 + 17/57। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 245/57, और फिर वही रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 57/245। 57/245 ये आया हमारे पास। ठीक है, तो 5 + समथिंग है हमारे पास। ठीक है, अब इसे सोल्व नहीं करना है। अब आगे देखते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। आगे ये पूछ रहा है जो है सिंप्लीफाइड करने के बाद प्रूफ करना है हमें a की जो वैल्यू है, a मतलब ये, इसे जब सोल्व करेंगे तब जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो बोल रहा है कि ये वैल्यू 5 होल 1/5 और 5 होल के बीच में होनी चाहिए। बात करते हैं 5 होल 1/5 की। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, पहले इसको हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 26/5। तो ये आता है जब हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5.2। और 5 होल 2/5 की बात करें तो ये हमारे पास आएगा 5.4। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ 5 + 57/245 जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो है वैल्यू आती है इसकी 1282/245। ठीक है, जब इसे सोल्व किया अल्टीमेटली जब फाइनल आंसर आया मेरा 5.232 आया है। ठीक है, जो कि क्या है 5.2 से बड़ा है बट 5.4 से क्या है छोटा है, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो हमारा ये सॉल्यूशन प्रूफ हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। देयर आर 2 फ्रैक्शंस f1 एंड f2। इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 फ्रैक्शंस है हमारे पास f1 एंड f2। ठीक है, तो f1 एंड f2 फ्रैक्शंस हैं तो ऑब्वियसली इनमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों होगा। अब इनके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, बोथ इन देयर लोएस्ट टर्म, दोनों लोएस्ट टर्म में है। द न्यूमरेटर ऑफ f2 जो है इसका जो न्यूमरेटर है इस 3 मोर देन द न्यूमरेटर ऑफ f1 के न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। अब कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन ये बताया गया है कि 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ f1 का डिनोमिनेटर जो है वो a है, तो f2 का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा a + 3। ठीक है, अब आगे बोला गया है आपसे कि द डिनोमिनेटर ऑफ f1 का जो डिनोमिनेटर है इस 20 लेस देन द डिनोमिनेटर ऑफ f2 के डिनोमिनेटर से 20 छोटा है f1 का डिनोमिनेटर, तो f2 का बड़ा हो जाएगा f1 से। ठीक है, तो अगर मैं f1 का b मानता हूं तो f2 का हो जाएगा b + 20। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों फ्रैक्शंस आ गए यहाँ पे। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आगे इनको सोल्व कैसे करना है, इसके लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इन f1 के अंदर बताया गया है मुझे इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर के ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट कर दूं किस में से, फ्रॉम द डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि b में से सब्ट्रैक्ट कर दूं न्यूमरेटर का ट्वाइस यानी कि 2a। तो अगर मैं b - 2a करता हूं तो मुझे वी गेट 3, आंसर कितना मिलता है 3 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया 2a को इक्वल के दूसरी साइड भेज दिया और b की वैल्यू निकाल ली कि b जो है वो किसके इक्वल है 2a + 3 के इक्वल है। ठीक है, मैंने यहाँ से इक्वेशन 1 दे दिया और इसको
सेव करके लिख लिया कि जब मुझे b की ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से उसकी वैल्यू ले लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला गया है कि इन F2 के अंदर बोला गया है इफ़ 3 टाइम्स द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 3 टाइम्स, न्यूमरेटर है हमारे पास a + 3, इसका 3 टाइम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, वी गेट 2, हमें आंसर मिलता है 2। यानी कि डिनोमिनेटर b + 20 से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ न्यूमरेटर का थ्राइस, तो न्यूमरेटर का थ्राइस मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 2। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो b + 20 और ये -3 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज करेगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो -3 × a -3a, -3 × +3 -9 हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 2। ठीक है, जब मैंने इसे सोल्व किया तो b + 20 -3a -9 इक्वल्स टू 2 यहाँ तक आया। अब मैंने क्या किया, यहाँ सोल्व कर लेते हैं अपन। मेरे पास लास्ट आया b + 20 -3a -9 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मैं b -3a जो हमारे लिटरल्स है उनको एक तरफ रखता हूँ, नंबर को दूसरी तरफ भेज देता हूँ। ठीक है, तो अब इक्वल्स टू 2 तो इधर ही है, ये +20 है उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, और ये -9 है उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 - 20 + 9 इसे हम सोल्व करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में ऐड कर दो, 9 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव है, 9 + 2 11 हो गया। अब 11 पॉजिटिव है और 20 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 20 में से 11 गया हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब 9 कौन सा आएगा, जो बड़े वाले नंबर के आगे जो भी साइन है वो आ जाएगा -9, तो हमारे पास b - 3a जो है वो आया है -9। अब मैं यहाँ पे b और 3a दो है, मेरे पास b की तो वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे b किसके इक्वल है 2a + 3 के, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 2a + 3 पुट कर दिया मैंने, b की जगह 2a + 3 लिख दिया और -3a है इक्वल्स टू -9। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा मेरे पास वैल्यू आएगी -a इक्वल्स टू 12 -12, देन a इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 12, यानी कि जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन 1 का उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 12, ये मेरे पास आ गया 12। तो b कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कर देते हैं, जब मैं यहाँ a की वैल्यू रखूँगा तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b की वैल्यू 12 रखी तो 12 × 2 हो गया मेरे पास 24, 24 + 3 हो गया मेरे पास 27, तो 12/27 मेरा फ्रैक्शन 1 हो गया। अब फ्रैक्शन 2 कितना होगा, a + 3, a है मेरे पास 12, 12 + 3 हो गया मेरे पास 15, और डिनोमिनेटर जो है मेरा इसका b + 20, यानी कि b 27 है तो इसमें 20 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 47, यानी कि F2 कितना आ गया 15/47। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है 47 F2 - 21 F1। ठीक है, तो अब इसके लिए F1 एंड F2 हमने सोल्व कर लिया, 47 F2 - 27 F1, तो F2 की जगह मैं F2 की वैल्यू रख दूंगा, फ्रैक्शन रख दूंगा, और F1 की जगह फ्रैक्शन F1 रख दूंगा। ठीक है, तो 47 × 15/47, तो यहाँ से 47 से 47 डिवाइड हो जाएगा, और 27 से 27 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या 15 - 12, 15 - 12 जो है हमारे पास हो जाता है 3। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। In the addition sum shown, A, B and C stand for different digit. What is the value of the product ABC? तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका अल्फा न्यूमेरिक पजल पे बेस्ड है। यहाँ ABC जो है वो डिफरेंट डिजिट के लिए स्टैंड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे देखो ABC, ACC, ABC इनका सम है 479। तो मैं पहले इस नंबर की, इस डिजिट की बात करें, यहाँ पे जो C है, मतलब कहने का यहाँ हमारा सेम डिजिट आ रही है, और सेम डिजिट को 3 बार एडिशन किया गया है तो 9 आ रहा है। तो यदि और ABC सिंगल डिजिट है तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे एक ही चॉइस है कि मेरे को यहाँ पे C है ना, C वह 3 ही लेना पड़ेगा। C यानी मैंने 3 लिया तो 3 + 3 + 3 9 कंप्लीट हो गया मेरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी बीच में C है तो यहाँ भी C की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब मैं बात करूँ B और B की, तो उसके पहले देखो यहाँ जो सम दे रखा है वह 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 केस तैयार होते हैं। एक तो है कि ये मेरा जो सम है
ये सम है, ये यहाँ पे कोई कैरी नहीं आई हो, मतलब सिंगल डिजिट रहा हो, 7 रहा हो, ठीक है। और दूसरे केस की बात करें तो यहाँ सम 17 रहा हो या 27 रहा हो, इस तरह से। तो पहला मैं केस लेता हूँ कि मान लो कोई कैरी नहीं आई हो, 7 ही रहा हो, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, जब कोई कैरी नहीं आई होगी, और देखो यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करोगे कि 3 सेम डिजिट का सम ए 3 सेम डिजिट का सम 4 किया गया है, और तीनों सिंगल, जो ए है अपना सिंगल डिजिट है, तो उसका सम 4 तो नहीं आ सकता। इसका सम आपका, यदि यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो सम आपका 4 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कैरी तो नहीं रहा होगा, ठीक है, मतलब कैरी, यहाँ पे कैरी अपन को लेना पड़ेगा। तो देखा जाए यहाँ पे, तो यदि मैं बी को पहले केस में सपोज 2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो यह 2, ये 3 और +2, तो देखो मेरा 7 आया। लेकिन अब यहाँ पे कैरी नहीं आया, तो अभी मैंने बताया कि यदि कैरी नहीं आया तो उस कंडीशन में a + a + a आपका 4 नहीं हो सकता उस कंडीशन में, क्योंकि यदि मैं 1 1 1 लेता हूँ तो भी मेरा रिजल्ट 3 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। तो कैरी यदि मेरे को लेना पड़ेगा तो मेरे को डिजिट क्या रखनी पड़ेगी उस कंडीशन में। अब मैं 17 को देखता हूँ, तो मैं 17 को देख रहा हूँ, तो देखो b + c + b = 17। अब मेरा c तो 3 हो गया यहाँ पे, तो 2b = 17 और c की वैल्यू को मैं 3 रखूँगा और 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा इधर ट्रांसफ़र करके, तो ये मेरा आ जाएगा 14। तो मेरे को यहाँ से जो b मिलेगा ना, वो b मिल रहा है आपका 7, b आपका 7 मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 + 3 10 और 10 + 7 17, ठीक है। इसका मतलब कैरी कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अब ये क्या 1 कैरी रखने पे ये जो है ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 3 सेम डिजिट और +1 करके अपन को 4 लाना है, तो ये पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है जब ए की वैल्यू को क्या माना जाए, 1 ही माना जाए। तो 1 + 1 + 1 + 1, तो आपका आ जाएगा 479। इसका मतलब मेरे पास क्या आया, ए जो आया वो आया 1, और बी जो आया, बी आया वो आया 7, और सी आया आपके पास 3, ठीक है। मेरे को ए बी सी की जो डिजिट है वो अपन को मिल चुकी है। अब आपसे पूछा है इसका प्रोडक्ट बताओ ए बी सी का, तो ए बी सी के प्रोडक्ट की बात करें तो इनका यदि प्रोडक्ट करें तो a × b × c करें तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 1 × 3 × 7 विच इज़ 21, ठीक है। आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं नेक्स्ट। 6 जो क्वेश्चन है, 6 बेसिकली आपका क्वेश्चन रेशो से रिलेटेड है। There are 3 positive numbers a, b and c. The ratio of the first to the sum of other two is 1:3. अपने पास यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर है a, b और c, ठीक है। कहा गया है फर्स्ट टर्म का और अदर टू टर्म के सम का रेशियो, यानी b + c इनका रेशियो है ना, वो आपका है 1:3, ठीक है। और सेकंड इंफॉर्मेशन अपन को ये दी गई है, द रेशियो ऑफ थर्ड टू द सम ऑफ द अदर टू, रेशियो ऑफ थर्ड यानी सी रेशियो और सम ऑफ अदर टू a + b, इनके रेशियो की बात करें तो ये रेशियो आपको दिया है 5:7, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेकंड टू द सम ऑफ अदर टू, यानी अपन को फाइंड करना है b रेशियो a + c, ये अपन को फाइंड करना है। तो यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो अपन ने इस रेशियो को डिवीजन फॉर्म में लिखा a/b + c 1/3, c/a + b 5/7, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों साइड LHS साइड और RHS साइड +1 को ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही इधर +1 ऐड करोगे तो ये आपका एलसीएम लेके सोल्व किया तो a + b + c आया अपॉन b + c, और सिमिलरली इधर भी अपन ने एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये आया अपना 4/3। यही अप्रोच अपन इसमें लगाएंगे c/a + b में, यहाँ भी अपन ने +1 ऐड किया और यहाँ भी अपन ने +1 ऐड कर दिया। तो यहाँ भी देखो न्यूमरेटर a + b + c बना और डिनोमिनेटर जो एलसीएम आएगा वो a + b आएगा, तो डिनोमिनेटर a + b बना = 12/7, ठीक है। अब क्या करें अपन, इन दोनों को
कि दो अपने पास जो इक्वेशन आई इन दोनों को अपन क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल करके हम इनको एडिशन करेंगे, और एडिशन करोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि अपन को ये जो जैसे अपन का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है ना ये सेम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर आपका जो सेम हो रहा है वही आपका एलसीएम बन जाएगा। तो हमने क्या रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, इस टर्म को भी रेसिप्रोकल कर दिया, इस टर्म को भी रेसिप्रोकल कर दिया, देन उसके बाद में अपन ने एलसीएम लेके इनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो एलसीएम लेके ऐड किया तो यहाँ पे एलसीएम आया, मैंने कहा था कि a प्लस बी प्लस सी आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म आपकी आ जाएगी b प्लस सी प्लस a प्लस बी, और इज इक्वल टू जब इधर आपने ऐड किया यहाँ पे ऐड किया 3/4 प्लस 7/12, तो इनका एलसीएम आपका 12 आ गया। तो इस तरह से ये एलसीएम सोल्व होके आपका आ गया 9 प्लस 7/12, तो ये आ गया 16/12। तो अब इसको सिंपलेस्ट बना लेते हैं, तो 16/12 को मैं लिख सकता हूँ 4/3, तो ये अपन ने लिख दिया 4/3। अब क्या करो, देखो यहाँ पे ये a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और प्लस बी, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, और b अपॉन डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। उससे क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी प्लस सी, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और प्लस b अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब क्या करें, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो 1 को इधर ट्रांसफर किया तो b अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बराबर इज इक्वल टू आया 1/3। अगेन अपन रेसिप्रोकल कर लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 3/1। वापिस सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करने का तरीका क्या है, a और c को साथ लेके, यानी a प्लस सी अपॉन बी और प्लस b बाई बी, तो b बाई बी तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब उस 1 को वापस इधर ट्रांसफर करेंगे, तो वापस इधर ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 2, और इसको अगेन रेसिप्रोकल कर दे, क्योंकि अपन से पूछा है सेकंड टर्म और अदर 2 टर्म के रेशियो का सम, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आप जब ये पूछा गया है तो b की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 आ रही है, और a प्लस सी की वैल्यू आपके यहाँ पे 2 आ रही है, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/2। अच्छा, इस क्वेश्चन को यदि आपको ये लेंथी प्रोसेस लग रहा है तो अपन इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप पहली इक्वेशन से क्या करो, पहली इक्वेशन आपके पास है a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी, और यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो a की वैल्यू मैंने फाइंड करी b प्लस सी अपॉन 3, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को अपन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ अपन दूसरी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, वो अपन कैसे बनाएंगे कि c अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 5/7 है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 7c, ठीक है। अब यहाँ पे जो a आया उसकी जगह अपन यहाँ रख देंगे b प्लस सी अपॉन 3, तो यहाँ अपन रख देते हैं b प्लस सी अपॉन 3 प्लस 5b इज इक्वल टू 7c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5b प्लस 5c अपॉन 3 प्लस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 7c। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो आप एलसीएम लेके आपके पास आ जाएगा 3 अपना एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो 5b प्लस 5c प्लस 15b, ठीक है। और जो एलसीएम आया 3 उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 21c, ठीक है। अब देखो 5b और 15b ये आपका हो गया 20b, ठीक है। और इस 5c को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 21c माइनस 5c विच इज़ इक्वल टू 16c। तो यहाँ से यदि अपन b अपॉन c फाइंड करें तो b अपॉन c हो जाएगा आपका 16 अपॉन 20। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 अपॉन 5, ठीक है, यानी b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5, ठीक है। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ यहाँ यूज कर सकते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो b और c का सम देखो, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से b और c का सम कितना आ रहा है 9, तो यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो 9 अपॉन 3, यानी आपका a कितना आ गया 3, यानी मेरे a b और c इनकी वैल्यू क्या आ गई 3 4 5। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेकंड टू द सम ऑफ द अदर टू। सेकंड टर्म अपनी 4 है और अदर 2 टर्म वो है 3 और 5, और इनका सम करेंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ से आप रेशियो निकालोगे तो आपका रेशियो आ जाएगा
1:2। तो आप इस तरह से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये अपन +1 करके LHS साइड RHS साइड इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड ऑल 5 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म 34A5B। यह आपका नंबर है 5 डिजिट का। यहाँ पे A और B है ना वो डिजिट है, ठीक है, सिंगल डिजिट है। वेयर A B आर डिजिट्स सच दैट दे आर डिविजिबल बाई 36। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 36। तो ऐसे अपन को कितने 5 डिजिट के नंबर है ये अपन को चेक करना है कि जो इस फॉर्म के हो और 36 से डिविजिबल हो। तो यदि मैं 36 के फैक्टर करूं तो सिंपली आप 4 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर मेरा 9 और 4 दोनों से डिविजिबल हो गया वो नंबर 36 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? यदि आप इसको आगे भी फैक्टराइज करो तो 4 को अपन 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दें और 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दें, ठीक है। अब यहाँ आपको 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा वो 2 से डिविजिबल तो हो ही जाएगा। ऐसे 3 से भी चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि जो नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ अपन 4 से चेक कर लें और एक अपन 9 से चेक कर लें, दोनों से अपन चेक कर लेते हैं। तो जब आप नंबर देखोगे तो 34A5B यानी यहाँ जो B है, अब देखो 4 से डिविजिबल चेक करना है तो अपन को पता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो B की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? देखो B अपना 2 पॉसिबल है क्योंकि 52 हो जाएगा तो 4 से डिविजिबल है, और B अपना एक 6 पॉसिबल है, 56 हो जाएगा तो भी 4 से डिविजिबल है। बस ये दो ही कंडीशन बन रही है B के लिए जो इसको 4 से डिविजिबल कर रही है। अब मैं 9 से चेक करता हूँ, ठीक है। 9 से चेक करने के लिए मेरे को डिजिट का सम करना पड़ेगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये होती है कि आप डिजिट का सम करो वो आपका 9 है, 9 का मल्टीपल आ जाता है तो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो यदि मैं इसकी डिजिट का सम करें तो इसकी डिजिट का सम करें तो डिजिट का सम आपके पास आ रहा है 12 प्लस A प्लस B, यानी ये मेरे को 9 मिले या 9 का कोई मल्टीपल इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको B तो पता लगी गया कि B 2 या 6 हो सकता है, तो पहले मैं 2 लेके देखता हूँ। तो यदि मैं B को 2 ले रहा हूँ तो 12 प्लस 2 14, तो 12 प्लस 2 आपका आ गया 14। तो अब यदि A प्लस 14, अब A प्लस 14 ये नंबर मेरे को 9 से डिविजिबल करना है तो मेरे को A कितना लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल कब बनेगा? जब मैं A को 4 लूँगा, क्योंकि A को 4 लेंगे तभी तो ये 18 आएगा और 9 का मल्टीपल बनेगा। इसके पास इसका मतलब ये हो गया कि A मेरे पास क्या हो गया? एक 4 डिजिट हो गई, यानी 4, ठीक है। अब आगे की बात करें, ये तो हो गया आपके पास में A प्लस 14 बराबर 9 का मल्टीपल बनना चाहिए, तो A मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। अब मैं यहाँ बात करूँ कि B को 6 ले लेते हैं, ठीक है। यदि मैं B को 6 ले रहा हूँ तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे इनका सम कितना हो रहा है? 12, और 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 और प्लस A इज इक्वल टू 9 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल बनेगा तो इनका सम करेंगे तो 18 प्लस A, तो 18 प्लस A। तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल बनाने के लिए यदि मैं A को 0 रखें, यानी 18 में 0 ऐड करें तो 18, इसका मतलब ऑलरेडी A 0 लेने पे ये 9 का मल्टीपल बन रहा है, तो इसका मतलब A आपका 0 भी पॉसिबल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, क्योंकि A देखो सिंगल डिजिट नंबर है। अब 0 से हम अपन आगे बढ़ते हैं, तो 0 के बाद यदि आप 1 रखते हो तो पॉसिबल 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा, 2 रखने पे भी 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा? नेक्स्ट 9 का मल्टीपल क्या होगा? 27 होगा, क्योंकि 18 मल्टीपल आ गया तो अब नेक्स्ट मल्टीपल 27 जाएगा। और 27 रखने के लिए मेरे को क्या रखना पड़ेगा? A की वैल्यू को 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं A की वैल्यू को 9 रखूंगा तो 18 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आपका नंबर डिविजिबल हो जाएगा, यानी 9 का डिविजिबल भी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे पास A कितना पॉसिबल है? A 9 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब मैं इसके नंबर की बात करूं तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखें तो देखो A की वैल्यू 9, ठीक है, और यहाँ पे A की वैल्यू आपके 0, ठीक है। अब आगे बात करें तो देखो B तो कंफर्म हो ही गया था कि B या 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो 2 6 6। अब A क्या क्या हो सकता है? देखो A 9 पॉसिबल है, ठीक है, A 9 पॉसिबल है, A आपका 0 पॉसिबल है। अब इसके बाद में A आपका 4 पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि 14 प्लस 4 रखोगे तो A की वैल्यू 4 आएगी और उनका सम 18 आएगा, तो वो भी 9 का मल्टीपल बन जाएगा, तो A की वैल्यू आपके 4 आ गई। तो A की वैल्यू 4 पॉसिबल है, ठीक है, A की वैल्यू 9 पॉसिबल है,
ठीक है, और ए की वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो 3 वैल्यू तो एक ही पॉसिबल हो गई, और बी की वैल्यू 2 पॉसिबल है, एक 2 और 6, तो उनसे अपन नंबर क्या बना सकते हैं 34452, 34056 और 34956, ये 3 नंबर है 5 डिजिट के जो 36 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n प्रूव दैट n अपॉन 3 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n क्यूब अपॉन 6 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। यानी आपको ये प्रूव करना है कि किसी भी n की नेचुरल वैल्यू के लिए ये जो n अपॉन 3 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n क्यूब अपॉन 6 है, ये भी नेचुरल हो। ठीक है, तो इसको नेचुरल पढ़ने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आपका 3, 2 और 6 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके एलसीएम की बात करें तो 3, 2 और 6 का एलसीएम आपके पास आ गया 6। तो मैंने जब एलसीएम सोल्व किया तो 2n प्लस 3n स्क्वायर प्लस n क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ से n कॉमन निकला, तो अब n कॉमन निकलते ब्रैकेट में क्या बचा 2 है, 2 प्लस 3n प्लस n स्क्वायर। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अपना एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप इसको फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर के लिए आप या तो मिडिल टर्म स्प्लिट यूज कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट भी यूज कर सकते हैं। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट में अपन क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को n स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 2। अब 2 को अपन को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनका अपन को सम क्या हो जाए, मिडिल नंबर मिल जाए, यानी आपको 3 मिल जाए, यानी 3n मिल जाए। तो 2 को ब्रेक करने के लिए अपन क्या करेंगे कि उनका प्रोडक्ट तो 2 मिले और उनका सम कितना मिले 3 मिले, तो अपने पास एक ही चॉइस है 1 एंड 2, क्योंकि इनका प्रोडक्ट आपको 2 मिल रहा है और इनका सम आपको कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इससे मैं फैक्टर करना चाहूँ तो आपका हो जाएगा n प्लस 2। ठीक है, और यहाँ से 1 कॉमन आप निकाल के इसको बना लो n प्लस 2। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो गए, तो आपने n प्लस 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो आपका अगला ब्रैकेट क्या आ गया n प्लस 1। तो अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है, n प्लस 2 n प्लस 1 यहाँ भी यही कर रखा है। तो अब आप देखोगे n प्लस 1 और n प्लस 2, तो जैसे अपन ने इसको इस ऑर्डर में लिखा तो आपको लग रहा है कि ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं एक साथ। ठीक है, और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल रहेंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्ट करोगे तो 6 का मल्टीपल आएगा। आप चाहो तो ऐसे n की वैल्यू को 1 रख सकते हैं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर है तो अपन को 0 नहीं रखना, 1 2 3 ऐसे सो ऑन अपन कितने भी रख सकते हैं। तो एनी दी 1 रखा तो इनका प्रोडक्ट किया तो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट नंबर अपन को 6 ही मिलेगा और बाकी आगे के नंबर आपको 6 के मल्टीपल मिलेंगे। इसलिए अपन को क्या करना है, ये नंबर जब 6 या 6 का मल्टीपल मिल रहा है और अपन 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपका इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 का आप सोल्यूशन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ओके, थैंक यू।